सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की 10th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रामामूर्ति आयोग, या फिर इसे हम क्या कह देते हैं, रामामूर्ति समीक्षा समिति भी कह देते हैं। तो रामामूर्ति आयोग 1990 में आया था। ये क्या था, इसने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, और एक बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो चलो, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस समिति के बारे में। देखो 1986 में NEP 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। तो उस शिक्षा नीति में संशोधन के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था रामामूर्ति समीक्षा समिति। इसे ही हम रामामूर्ति आयोग के भी नाम से जानते हैं। तो रामामूर्ति आयोग या रामामूर्ति समीक्षा समिति का गठन 1990 में किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, जो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लगी थी, उस शिक्षा नीति का एक तरह से अवलोकन करना था, उसकी कमियों को पता लगाना था और उस शिक्षा नीति में सुधार करने के लिए उचित सुझाव देना था। बस इतना ही है। ये सब आप पेपर में लिख देंगे तो आपका काम चल जाता है। इसका गठन मई 1990 में किया गया था आचार्य रामामूर्ति की अध्यक्षता में, इसीलिए इस आयोग को हम रामामूर्ति आयोग कहते हैं। इसका उद्देश्य 1986 की जो शिक्षा नीति है उसकी समीक्षा करना था और उसमें संशोधन के लिए सुझाव देना था। इस समिति ने 26 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की और उसमें कुछ सुझावों की लिस्ट दी गई थी, जिनके आधार पर काफ़ी सारे सुझाव लिए गए थे इनकी रिपोर्ट से भी, रामामूर्ति आयोग की रिपोर्ट से भी। अब देखो, जो हमारी शिक्षा नीति थी 1986, उसमें संशोधन के लिए भारत सरकार ने 1990 में एक कमेटी बनाई थी, रामामूर्ति आयोग। 1992 में एक कमेटी बनाई थी, जनार्दन रेड्डी कमेटी। तो ये दो कमेटी बनाई थी, रामामूर्ति समिति, जनार्दन रेड्डी समिति, एक 1992 में, एक 1990 में। इन दोनों ने अपने अपने सुझाव दिए थे। इन दोनों के सुझाव के आधार पर 1992 में सुधार किया था शिक्षा नीति में, और सुधार करके जो शिक्षा नीति बनाई थी उसका नाम बनाया गया था, या उसका नाम रखा गया था संशोधित शिक्षा नीति 1992। चलो, जो हमारी रामामूर्ति समीक्षा समिति थी उसने क्या क्या सुझाव दिए थे, 10 पॉइंट आप पेपर में लिख देना हेडिंग बनाकर, क्योंकि हेडिंग लिखनी होगी, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले तो शिक्षा में असमानता को दूर करना है। जो हमारा NEP 86 है ना, उसमें ये बात लिखी हुई है, शिक्षा में असमानता को दूर करना है, समानता को लाना है। लेकिन वो चीज हम धरातल पर नहीं देख रहे हैं। अभी तक भी शिक्षा प्रदान करने में बड़े स्तर पर असमानताएं देखने में आ रही हैं। जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता है, उच्च जाति और पिछड़ी जातियों में शिक्षा की व्यवस्था में हमें असमानता मिलती है। इस भेदभाव का हमें सामना करना पड़ता है। स्त्री और पुरुषों के बीच जो असमानता है, इस तरह की बहुत सारी असमानता जो धरातल पर हमें देखने के लिए मिल रही है। इस प्रकार इस सभी असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, यह बात इन्होंने कही। नवीन कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है, POA बोलते हैं इसे, प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन होता है किसी भी काम को करने के लिए हम क्या क्या चीजें करेंगे, ये मतलब शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, वो होता है हमारा प्लान। तो जो हमने कार्य योजना बनाई थी NEP 86 को लागू करने के लिए, NEP 86 को लागू करने की कार्य योजना से मतलब क्या क्या कार्य करेंगे हम, जो वो शिक्षा नीति लागू हो जाए। तो जो हमारी कार्य योजना थी उसमें भी कमी है, हमें उस कार्य योजना को भी और अच्छा बनाना है, नवीन कार्य योजना का निर्माण करना है, और हुआ भी है। जब संशोधित शिक्षा नीति 1992 बनी थी, उसके साथ उसकी कार्य योजना का भी निर्माण किया गया था दोबारा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा नीति का जो ये हमारी 1986 शिक्षा नीति है उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इस समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में नई कार्य योजना की सिफारिश की है, जो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उनके बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। तो इसने कहा कि नई कार्य योजना बनाओ, हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों के आधार पर नई कार्य योजना बनाओ, उस कार्य योजना के अनुसार कार्य करो और शिक्षा नीति को लागू करो। स्त्री शिक्षा, इसने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया कि स्त्री शिक्षा का मतलब ये नहीं है
हम लोग ये सोच रहे हैं कि स्त्री शिक्षा का मतलब ये है लड़कियों के घर के पास स्कूल है, नहीं, वे बिना किसी भेदभाव के स्कूल में एडमिशन लें और शिक्षा प्राप्त करें, ये मतलब होता है। ये कुछ बातें ऐसी इन्होंने कही थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने और महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। अब देखो, बालिकाओं के लिए हम शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में प्रारंभिक बाल सुधार एवं शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के मध्य पारस्परिक संबंधों पर हमें ध्यान रखना होगा। स्त्री शिक्षा का अर्थ हम ये ना समझे कि शिक्षा स्त्रियों तक पहुंच गई है, बल्कि ये समझना चाहिए कि वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया इन्होंने क्या कहा समिति ने प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सुझाव दिया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय व श्रम मंत्रालय तीनों के ऊपर होना चाहिए। इन्होंने कहा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करो, और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना MHRD का और ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, इन तीनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। भाषा संबंधी भी सुझाव दिए इन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा में अभी भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है। जो यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा है उसमें ज़्यादातर अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन शिक्षा में समानता लानी है हमें। NEP 86 ने कहा था कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा में। तो समानता की मांग ये है कि शिक्षा के समस्त स्तरों को बच्चे के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करें। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन तीनों बच्चे की मदर टंग में होनी चाहिए। इसी वजह से आज आप बैठकर हिंदी में पढ़ रहे हैं और मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो हम सब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। जो इन आयोगों में ये बातें न लिखी होती तो हम अब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर सभी के लिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शिक्षण सामग्री, संदर्भ साहित्य आदि तैयार करने में क्षेत्रीय भाषा, मतलब हम बच्चों को एजुकेशन उनकी मदर टंग में दें, क्षेत्रीय भाषाओं में दें, और साथ ही सामग्री भी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट करें, बुक वगैरह भी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो। विश्वविद्यालय शिक्षा, अब विश्वविद्यालय शिक्षा में इन्होंने UGC का विकेंद्रीकरण कहा, विकेंद्रीकरण करने की बात कही। विकेंद्रीकरण मतलब एक सेंटर ना हो उसका, UGC के बहुत सारे सेंटर हो, मतलब एक केंद्र सरकार का राज ना हो UGC पर, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। राज्य सरकारों के हाथ में भी उसकी कुछ शक्तियां में भी उच्च शिक्षा में सुधार कर सके, अपने लेवल पर चेंज कर सके थोड़ा बहुत। समिति ने सुझाव दिया कि जो UGC है हमारा, उसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए और राज्यों को उसमें अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने चाहिए। यह राज्यों को उच्च शिक्षा को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में अनुमति प्रदान करेगा। समिति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर कक्षाओं पर शोध, अच्छा जो हमारा MA है, MA या MSc, उस लेवल पर हमें रिसर्च वगैरह के कार्यक्रम लागू कर देने चाहिए, रिसर्च के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को MA MSc में। ये बात कही इन्होंने। दूसरी ये कही कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब शिक्षा केंद्र के हाथ में, UGC केंद्र के हाथ में न हो, बस राज्यों का भी थोड़ा उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि UGC जो नियम बना रहा है वो पूरे इंडिया में लग रही हैं, और दिल्ली में बैठकर UGC कोई नियम बना रहा है, पूरे इंडिया के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में सेम लागू नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे स्थिति व समय की मांग के अनुसार। तो वो चेंज कैसे होंगे? जब UGC में सेंटर्स का थोड़ा सा रोल होगा। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, कि उच्च शिक्षा का हमें विकेंद्रीकरण करना चाहिए, वो सेंटर के हाथ में न हो प्रॉपर पूरी, अलग अलग राज्यों की भी उसमें कुछ ना कुछ भूमिका हो, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधतापूर्ण है, अलग अलग राष्ट्र क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति, अपनी अलग अलग विशिष्टताएं हैं। इतनी विशाल जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक UGC नियम बना रहा है उसी नियम को हर जगह लागू कर दें। तो कितनी संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर उनकी स्थापना करनी पड़ेगी, कितनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, और सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के कारण किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ेगा, वो तभी संभव है जब हम शिक्षा का विकेंद्रीकरण करेंगे। जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल है, UGC मान लो आप, यूनिवर्सिटी है, उच्च शिक्षा है, उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। तो हमें शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, केंद्र से राज्यों को शक्ति प्रदान करनी चाहिए, थोड़ी सी राज्यों से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शक्ति प्रदान करनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो विकास खंड है, ब्लॉक वगैरह हैं, वहाँ पर हमें शक्ति प्रदान करनी चाहिए, और विकास खंड से ग्राम पंचायत वगैरह तक भी हमें शक्ति प्रदान करनी चाहिए।
इस तरह से शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब एक ही सेंटर नहीं है उसका एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, जहाँ से सारे नियम बनकर चल रहे हो। शिक्षा का मूल्यपरक होना चाहिए। जो हमारी समिति थी, इस समिति के विचार से मूल्यपरक शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। मतलब हमें शिक्षा का मूल्यांकन करना चाहिए। मनुष्य की बाल्यावस्था में वृद्धावस्था तक एक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को जाना जाना चाहिए। स्कूली पाठ्यचर्या के साथ मूल्य परक शिक्षा के व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करती है। अब देखो, ये तो वही है, लेक्चर वाली बात हो गई। हम अपने टॉपिक को बढ़ा कर घुमा फिरा कर लिखते हैं, तगड़े तगड़े शब्द भरे हुए हैं। सुनो, हमें मूल्यपरक शिक्षा की व्यवस्था करनी है, शिक्षा का मूल्यांकन करना है, अपनी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करनी है जो बच्चों में, जैसे बड़ों का सम्मान करना, हमारे समाज के कुछ मूल्य होते हैं, सहानुभूति, अहिंसा, जीव हत्या न करना, जीवों पर दया करना, बड़ों का सम्मान करना, ईर्ष्या न करना, तो कुछ हमारे समाज के मूल्य हैं। तो ये मूल्य बच्चों को सिखाए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी है। और यह सुनिश्चित करती है मूल्य शिक्षा कि व्यक्ति को परिवार, समाज और जीवन, इन तीनों से कहीं पृथक न कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल देना है। जो बात NEP ने कही 86 ने, वही बात ये भी कहती है हमारी समिति भी, कि हमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना है। आधुनिक भारत में बढ़ती बेरोजगारी एक जटिल समस्या है। इसके समाधान के लिए सरकार को व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना होगा, जिससे इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें लोग, जिससे उन्हें रोजगार मिल जाए और वे अपना कोई काम धंधा शुरू करके दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सके। व्यावसायिक शिक्षा देकर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिससे वे अपने भविष्य को सुखद बना सके। वित्त व्यवस्था, वही बात इसमें भी कही गई है कि वित्त व्यवस्था को बढ़ाना है। सरकार अभी भी उतना खर्चा नहीं कर रही है शिक्षा पर जितना उसे करना चाहिए। आयोग के अनुसार शिक्षा के लिए पर्याप्त व अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे अपेक्षित आधारभूत संरचना और शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही पिछड़े क्षेत्रों, शहरी मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों आदि में विशेष धन की व्यवस्था करनी चाहिए आदि के लिए, जिससे वहां तक भी शिक्षा पहुंच जाए। चलो ठीक है, तो ये थी आज के हमारे रामामूर्ति आयोग या रामामूर्ति समीक्षा समिति। सिंपल सा है, कुछ बातें हल्का से ध्यान रख लो पॉइंट पॉइंट कि हाँ इन्होंने ये बातें कही है, उसमें अपने अनुसार जो भी अलग अलग आपने अब आयोग पढ़ लिए हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, NEP, रामामूर्ति आयोग, एक दो आगे भी पढ़ेंगे आप, तो जो बातें आपके दिमाग में रह जाए ना, बस वे लिख देना, खाली मत छोड़ कर आना कॉपी। क्योंकि विभिन्न जो आयोग आए हैं लगभग उन्होंने वही बातें बताई है, हल्का फुल्का अंतर है उसमें, कुछ लिखोगे आप बेहतर है। तो हेडिंग रट लो, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग बातें जो याद रह जाती हैं वे लिख दो, नहीं तो दिमाग में जो आता है वो लिख सकते हो। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इस क्लास को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।